नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्राउन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 12 सेट देखे हैं और सारे सेट को समझने का कोशिश किया है। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 13। इसमें जितने भी मिस्टेक है मैंने पूरी कोशिश किया है सारे गलतियों को दूर करने का। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस ऋग्वेद में स्तूप का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। स्तूप का मतलब होता है एक टीला। क्या होता है? एक टीला, या जो है एक अर्ध गोलाकार आकृति का होता है। अधिकांश जो स्तूप होते हैं उनका भीतरी भाग जो होता है कच्ची ईंटों का बना होता है और बाहरी भाग पक्के ईंटों का। बौद्ध दृष्टिकोण से स्तूपों को 4 प्रकारों में बांटा गया है: शारीरिक, पारिभौमिक, उद्देशिका और संकल्पित। अगला प्रश्न है, मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? महापद्मनंद। मगध में नंद वंश की स्थापना उग्रसेन या महापद्मनंद, जिसका मीनिंग होता है पुराण, ने की थी। पुराणों में उसे सर्वछत्रांक की उपाधि दी गई। कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने महापद्मनंद ने कलिंग के कुछ क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया था। उन्होंने कलिंग में एक नहर भी बनवाया था और इस वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। ईंट निर्मित मंदिर, तो ये है ईंट निर्मित मंदिर। यह हो जाएगा भीतर गांव का मंदिर, यूपी में है। दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर ये हो जाएगा देवगढ़ में। शिव मंदिर ये हो जाएगा भूमरा में और विष्णु मंदिर यह हो जाएगा एरन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो रानी दुर्गावती थी, डैश की रानी थी, कहाँ की रानी थी। तो रानी दुर्गावती या वह जो है मंडला की रानी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ की? मंडला की। गंडक टंका या गोंडवाना राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी के अंत में अमन दास संग्राम राय ने किया था। अमन दास के पुत्र की शादी एक चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से हुई थी। दुर्गावती एक कुशल योद्धा थी। माना जाता उन्होंने शेर का भी शिकार किया था। वहीं बात करें आगे चलकर, गोंडवाना के एक नाबालिग राजकुमार वीर नारायण की संरक्षिका बनी। इसके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई और ये अपने जो पुत्र थे वीर नारायण उसकी संरक्षिका बनी। आशफ खां के विरुद्ध गढ़ व मंडवा के बीच हुए युद्ध में वह पराजित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, मुगलों की अदालत में भाषा थी। तो मुगलों की जो भाषा थी वह थी फारसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुगलों का दरबारी भाषा क्या था? फारसी था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुलेमित नहीं है। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ये सही है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवाने खिरात फिरोज तुगलक, ये भी सही है। दीवाने रियासत ये बलबन नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह बाजार नियंत्रण विभाग था। अगला प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो उल गुलान विद्रोह यह मुंडा विद्रोह से जुड़ा था, यानी बिरसा मुंडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उल गुलान या मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्रोह था। बिरसा मुंडा की बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के चकलद गांव में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुआ था वह 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हुआ था। प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो होम रूल लीग आंदोलन यह प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1914 में कांग्रेस पर एनी बेसेंट का काफ़ी प्रभाव था। इस समय देश में होम रूल की मांग काफ़ी जोर से पकड़ने लगी। 1915 के प्रारंभ एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका के माध्यम से होम रूल आंदोलन छोड़ दिया।
उनकी मांग थी कि जिस तरह से गोरे उपनिवेशों में वहाँ की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है, वही अधिकार भारतीय जनता को भी प्राप्त होना चाहिए। तिलक ने 1916 ईस्वी में बेलगांव में होम रूल की स्थापना की थी। व्यवस्थित रूप से एनी बेसेंट ने भी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया था। अगर कहा जाए तो होम रूल लीग के सर्वप्रथम आरंभ किया था एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देख लेते हैं। यह 1930 में हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के नेतृत्व में भाग लिया था। कब लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। अगस्त घोषणा, ये मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। अगस्त संकल्प की बात करें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये प्रारंभ किया था मुस्लिम लीग ने अली जिन्ना के मांग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? तो हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी जो है वह है वृहद हिमालय श्रेणी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नवीन श्रेणी की बात करें तो यह हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। क्या हो जाएगा? शिवालिक श्रेणी जो है यह नवीनतम श्रेणी है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है, यानी ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ? तो यह द्वीप है बैरन द्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरन द्वीप। यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर की स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखीय है। इस द्वीप पर प्रथल अभिलेखित ज्वालामुखी उद्भीषण यानी पहली बार 1787 ईस्वी में हुई थी। अब तक 10 से ज़्यादा बार ज्वालामुखी उद्भेदन देखा गया है, जिसमें नवीनतम जो हाल फिलहाल में इस ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वह 2017 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी यह गोमुख से निकलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गोमुख से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जिसकी कुल लंबाई समुद्र तल से कुल ऊंचाई समुद्र तल से 3900 मीटर है। कितना है? 3900 मीटर। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो गोवा में है दूध सागर जलप्रपात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध सागर जलप्रपात। यह गोवा में है मांडवी नदी पर। किस नदी पर? मांडवी नदी पर, जिसकी ऊंचाई है लगभग 310 मीटर। वहीं बात करें धुआंधार जलप्रपात, यह मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर। बात करें नोखाली कई, यह मेघालय के चेरापूंजी में है। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। चलिए अगला पर, अच्छा ये बात करें लैंडसिंग जलप्रपात, तो लैंडसिंग जलप्रपात यह जो है यह भी कहाँ है? यह मेघालय में है। लैंडसिंग जलप्रपात यह भी मेघालय में है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर देवदार पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाने वाले शीतोष्ण वनों की प्रमुख उत्पाद है, जबकि चीड़ हिमालय क्षेत्र के 500 से 1500 की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। साल और सागौन जो होता है यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। इडुक्की परियोजना जो है यह पेरियार नदी पर केरल में है। माता टीला परियोजना यह बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर यह जो है कृष्णा नदी पर है। अब पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4132। प्रश्न है, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, मूंगा रेशम किस राज्य में होती है? तो मूंगा रेशम यह जो है किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूंगा रेशम में भारत का एकाधिकार है। भारत में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पाद क्रमशः असम और मेघालय में की जाती है। कहाँ? असम और मेघालय में की जाती है। अगला प्रश्न है, नुनमाटी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। तो नुनमाटी तेल शोधक कारखाना यह असम में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, गुवाहाटी के समीप, जिसका प्रबंधन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में किया गया था, नुनमाटी तेल शोधक कारखाना का। अगला प्रश्न है, कौन सी एल्युमिनियम नहीं बनाती, यानी कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है? तो ये हो जाएगा टेल्को। टेल्को जो है यह एक एल्युमिनियम कंपनी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को ये सारे एल्युमिनियम कंपनी हैं। टेल्को जो है यह टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टाटा ग्रुप के अधीन ऑटोमोबाइल एवं अन्य वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है, जिसका स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, टेल्को का। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय और आकार की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वहीं बात करें सबसे गहरा बंदरगाह, तो वह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजशीर घाटी अवस्थित है। तो पंजशीर घाटी यह अफगानिस्तान में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत के काबुल से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र 1980-85 के मध्य अफगान मुजाहिदीनों एवं सोवियत रूस की सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध क्षेत्र का गवाह रहा है। 96 से 2001 के मध्य तालिबान तथा पंजशीर घाटी में अहमद शाह मसूद के नेतृत्व वाली। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलेमित नहीं है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। बर्लिन यह जर्मनी की राजधानी है, लेकिन जर्मनी का एक जो है राज्य भी है। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है और ओस्लो नॉर्वे की राजधानी। तो ये सारे सही है, कर सकते हैं। बर्लिन सही नहीं है अगर ऑप्शन कहा जाए तो। बर्लिन एक जो है वहाँ का राज्य भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे लंबी अमेजन नदी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमेजन नदी जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। वहीं आमूर नदी की बात करें तो आमूर नदी की लंबाई है 2824 किलोमीटर। कांगो नदी 4370 किलोमीटर और लीना नदी 4294 किलोमीटर। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है। ये प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पनामा नहर यह मध्य अमेरिकी देश पनामा के स्थल भाग को काटकर बनाई गई है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर है। कितना? 82 किलोमीटर है। अटलांटिक महासागर की तरफ जो है कोलोन पोर्ट तथा प्रशांत महासागर की तरफ बलबोआ पोर्ट है। इन दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह के मध्य पनामा के आंतरिक स्थल भाग पर गाटूर झील को नहर से जोड़ा गया है। इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो यह हो जाएगा पहली अनुसूची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली अनुसूची में जो है राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। वहीं बात करें दूसरी अनुसूची में क्या चीज़ का?
तो वेतन की चर्चा है तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों यानी प्राधिकारियों के शपथ की चर्चा है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और उपराष्ट्रपति भी अपना जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता यानी मुख्य कानूनी सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान न्यायवादी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में है। चलिए अगला प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ये कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 15 जून 2005 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जून 2005 को। 2002 में सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम संसद में प्रस्तावित किया गया, लेकिन यह अधिनियम प्रभावी नहीं हो सका। 2005 में सूचना का अधिकार विधेयक संसद के स्थायी समिति के पास भेजा गया। 21 मार्च 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, और 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 15 जून को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, और 12 अक्टूबर 2015 से। तो इसका आंसर होना चाहिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 15 को, और जो है यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से भारत में प्रभावी हुआ। अगर पूछा जाता है कि भारत में प्रभावी कब से हुआ, तो यह 12 अक्टूबर 2005 से, लेकिन यहाँ है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुई, तो 15 जून 2005 को। चलिए अगला प्रश्न, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 139 क के तहत उच्चतम न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकता है या अपने पास मंगवा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है वह अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष की बात करें तो वह भी लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहा था केएम नाम्बियार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो यह निर्णय देता है कौन? तो यह निर्णय देता है निर्वाचन आयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 103 में वर्णित है। अनुच्छेद 103 में, यानी आयोग के परामर्श से यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूचित है। कितनी? 22 भाषाएं। बांग्ला, मराठी, हिंदी, उड़िया, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत, असमिया, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, ये 22 भाषाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न। इसके अलावा बात करें तो अंग्रेजी जो भाषा है यह भी जो है हमारे संविधान की। प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को कहा जाता है डायट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायट जो है यह जापान की संसद है। वहीं बात करें सेजिम नहीं है, सोजिम के लिए यह पोलैंड की संसद का नाम है। किसका? पोलैंड का संसद का नाम है। कॉर्टेज यह स्पेन का संसद का नाम है। कहाँ का? स्पेन का। यह सिक्स डेग, इसको रिक्स नहीं सिस्क कर लिए, सिस्क डेग यह स्वीडन की संसद का नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? मूल कर्तव्य
4 का क में है, ये बिल्कुल सही है। राज्य ये भाग 6 में है, ये भी सही है। महान्यायवादी, महान्यायवादी दिया हुआ भाग 13, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है, जो भाग 5 के अंतर्गत आता है, भाग 5 के अंतर्गत आता है। वहीं महान्यायवादी की बात करें तो यह राष्ट्रपति के प्रियाद प्रसन्न पद पे बने रहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड नहीं, इसे फंड कर लीजिएगा, यहाँ एफ कर लीजिएगा, का प्रतीक कौन सा जानवर है? यह जानवर है ज्वाइंट पांडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। यह लियोन्स फ्रांस में है, लियोन्स या फ्रांस के लियोन में है। चलिए अगला प्रश्न है वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? तो मरुस्थल विहीन महाद्वीप की बात करें तो यह है यूरोप महाद्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं होने के कारण है यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है? तो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचकांक। पहला जीवन मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 से शुरू होने वाले सप्ताह से प्रारंभ हुआ था, जबकि आधार वर्ष की बात करें तो यह आधार वर्ष 1939 से लिया गया है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, वर्तमान की बात करें तो 2011-12 है। वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011 और 12 से यह आधार वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इनमें कौन नहीं रहा है? तो ये नहीं रहे हैं राजा जे चेल्लिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा जे चेल्लिया। वहीं बात करें मनमोहन सिंह, या 1982 से 85 तक रहे थे आरबीआई के गवर्नर। सी रंगराजन की बात करें तो यह 92 से लेकर 97 तक रहे थे। वहीं विमल जलान की बात करें तो यह 97 से लेकर 2003 तक रहे थे। अगला प्रश्न है मैथ से प्रश्न है एक निश्चित राशि पर 7 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, समान राशि पर 15 महीनों के लिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज से इतना रुपए कम है, यानी दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ये ज़्यादा है 15 महीना और 6%, तो इसका निकाल लेंगे आर का मान दिया हुआ है 6 और टी का मान दिया हुआ है महीना में है, महीना ही लिख लेते हैं 15। अब बाई अगर इसे हम लोग चेंज कर लेंगे, महीना है वर्ष में कर लेंगे, चूँकि रेट जो है हमारा वर्ष में है, तो 15/12 कर लेंगे। PRT/100 होता है तो 100 से गुना कर देंगे, इसमें से ये वाला माइनस कर लेंगे, यानी P इंटू रेट दिया हुआ 4%, टाइम है 7 महीना, इसे भी 12 से डिवाइड कर देंगे, वर्ष हो जाएगा, और इसे भी 100 से गुना कर देंगे। इसका अंतर दिया हुआ है 124 रुपये। कितना? 124 रुपये। इससे प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो P इसे सॉल्व कीजिएगा तो P का मान आ जाएगा 2400 रुपये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है राम उसी दर पर 10 पेंसिल बेचता है जिस दर पर उसने 30 पेंसिल खरीदी थी, तो प्रतिशत लाभ निर्धारित कीजिए। यानी 30 पेंसिल उन्होंने मान लेते हैं 30 पेंसिल, अगर अगर नहीं भी मानते ऐसे भी सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि 10 पेंसिल जो बेच रहा है वह उसी दर पर बेच रहा है जिससे वो 30 पेंसिल खरीदा था, तो 10 पेंसिल का जो SP है, विक्रय मूल्य है, वह किसके बराबर है? 30 पेंसिल के सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो CP और SP का रेशियो निकल जाएगा, CP और SP का जो रेशियो है वह निकल जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? 10/30 10/30 हो जाएगा, यानी 1:3। 1:3 निकल गया CP और SP का रेशियो। वह हम लोग जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, तो ये प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ। तो यहाँ 3
और 1, यानी sp 3 है और cpu 1 है, तो यह लाभ 2 हुआ, 2 लाभ कितना हुआ 2, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1 गुने 100 कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लिए तो 200%, कितना प्रतिशत 200%, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कंपनी के 9 कर्मचारियों का वजन किलोग्राम में इस प्रकार है, 9 का वजन दिया हुआ है, ये इस आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। तो इस आंकड़ों की माध्यिका यानी सेंटर वाला ज्ञात करना है, क्या करना है माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसे अरेंज कर लीजिएगा आप लोग सबसे पहले, तो 45, 47, 48, 49, 51, उसके बाद 52, 54, 55 और 70, तो सबसे सेंटर में 51 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, ए अकेले काम को 20 दिन में कर सकता है, बी की मदद से ए संपूर्ण काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, काम को पूरा करने में उन्हें वेतन के रूप में 5,000 रुपये प्राप्त होता है, ए प्लस बी के वेतन में कितना अंतर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ए उस काम को 20 दिन में कर रहा है, जबकि ए प्लस बी जब दोनों साथ मिल जा रहे हैं तो वह उस काम को 12 दिन में कर रहा है, कितना दिन में 12 दिन में कर रहा है। 20 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 60, अगर रेशियो निकालते हैं तो ये निकल जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 3 और 5, यानी बी का, अगर बी का देखें तो बी अकेले कितना दिन में कर सकता है, बी अकेले कितना दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल के 5 दिन में, ए अकेले करा 3 दिन में, तो बी करेगा 2 दिन में, बी का कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, बी 2 यूनिट काम करेगा। वही बात करें हम लोग को निकालना क्या है, तो उसकी पहले दक्षता निकाल लेते हैं। तो ए और बी का दक्षता का अनुपात हो जाएगा 3:2, कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 2, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो हम देख ले, तब हम लोग बना लेते हैं इसे। दोनों की बात करें तो दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है 1, दोनों का अंतर 1, और दोनों को मिल को दे रहा है कितना 5, यानी 5 काम, ये 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 5000, कितना 5000, तो हम लोग को निकालना है अंतर, यानी एक अंतर है तो 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 1000 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 130 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में 70 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, ट्रेन से 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, समय दिया हुआ है कितना 20 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी, समय बराबर निकालना हो, समय बराबर तो क्या होगा, दूरी बटे चाल, समय दिया है 20 सेकेंड, दूरी तो ट्रेन की दूरी और सुरंग की लंबाई दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो ये 70 और 130 हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। और वहीं गति, तो गति ही तो हम लोग को निकालना है, तो यहाँ गति लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। तो ट्रेन की गति सॉल्व इसे कीजिएगा, कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ट्रेन की जो गति होगी 10 मीटर प्रति सेकंड, इसको 10 मीटर को अगर हम लोग को चेंज करना है इसको किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना कर देंगे, इसे काट देंगे, 18 दूनी 36 किलोमीटर में हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कह रहा है कि 1080 किलोमीटर दूरी तय करने में समय निकालना है, तो आप समय वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, समय निकल जाएगा, ये दोनों का वैल्यू, स्पीड इतना हो गया, स्पीड कितना इतना, और डिस्टेंस दिया हुआ इतना, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, 1080 को 36 से डिवाइड कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण होता है किसमें, यकृत में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि ये जमा होता है पित्ताशय में, ये स्टोर होता है बनने के बाद, निर्माण होने के बाद जमा होता है इसमें, लेकिन बनता किसमें है, यकृत में है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो टाइटन यह शनि का उपग्रह है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका उपग्रह है, शनि का उपग्रह है। वहीं बात करें शनि, तो यह शनि का सबसे बड़ा जो है टाइटन एक जो है उपग्रह है जो बर्फीली दुनिया है, जिसकी सतह पूरी तरह से एक सुनहरा धुंधला वातावरण से ढका हुआ है। हमारे सौरमंडल में टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड है, उसके बाद टाइटन है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है
तो एथलीट फुट जो जानवरों में बीमारी होती है यह फफूंद से होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे होता है? फफूंद से होती है। इसमें आमतौर पर पैरों की अंगुलियों के बीच से यह शुरू होता है। एथलीट फुट उन लोगों को होता है जो तंग जूतों के अंदर पैरों में बहुत पसीना आता हो। और आदमियों की बात करें तो जिसके पैर में बहुत पसीना आता है तो उसके अंगुलियों के बीच यह एथलीट फुट नामक बीमारी होता है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जॉन डाल्टन ने, जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त होता है? तो पारे युक्त जो तापमापी होता है, थर्मामीटर होता है, उससे हम लोग नाप सकते हैं -30 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न, एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर कितने पास्कल के बराबर होता है? तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यही बार हम लोग जानते हैं, यह जो है दाब की एक माप इकाई होती है, दाब की इकाई होती है। पारा का अयस्क है, तो पारा का कौन सा अयस्क है? तो बात करें पारा का, तो सीने बार जो है यह पारा का अयस्क है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सीने बार, जिसका सूत्र होता है Hgs। प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, तो बुढ़ापे के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज यह किसने किया था? एंडरसन ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। वहीं बात करें न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था, और बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है प्यूटरी ग्लैंड, यानी प्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क के निचले हिस्से में यह पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने? गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन का नाम दिया था प्रोटॉन रदरफोर्ड ने। नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। एनोड किरण प्रयोग से एक प्रोटॉन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त होता है? अभी हम लोगों ने देखा 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है 360 डिग्री सेल्सियस तक, -30 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर होता है? तो ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान होता है? तो अम्लीय विलयन का संभव मान कितना हो सकता है? तो वह हो सकता है 6,
यानी 6 तक हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीएच मान का खोज किया था सोरेनसन ने। इसका वैल्यू 0 से लेकर 14 के बीच व्यक्त किया जाता है। पीएच 0 से 7 तक के विलयन को अम्लीय विलयन तथा 7 से 14 तक को क्या कहा जाता है, क्षारीय विलयन। 7 जो है, 7 को हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं। जैसे एक जिसमें कहा गया है कि इसमें अम्लीय पूछा गया है, तो 0 से लेके 6 तक जो है क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इसका ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या, इथाइल, शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल, जिसे इथिल अल्कोहल भी कहते बनता है। औद्योगिक स्तर पर किण्वन के साथ साथ इसे फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एथीन की जल यानी भाप के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। वार्निश या पेंट आदि में विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है, तो चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटियों के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH2O2, CH2O2। अगला प्रश्न है, फेनिलकीटोन में उपापचय की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है। इस मूल से निर्देश है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है। हार्मोनी अति उत्पादन का, अंतःस्रावी ग्रंथि के शोध का, ये दोनों तो नहीं होगा। एंजाइम के वंशागत अभाव का, यही होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह विशेष एंजाइम के वंशानुगत अभाव के कारण होता है। इस रोग में फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिल एलिनीन की वृद्धि हो जाती है। इससे ग्रसित बच्चों में बौद्धिक का विकलांगता या मानसिक जड़ता की बीमारी होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ये बने हैं राहुल नार्वेकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन बने हैं, बीजेपी के ये विधायक हैं राहुल नार्वेकर। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले के पिछले साल पद के इस्तीफे देने के बाद से यह खाली पड़ा था और वहाँ जो है मुख्यमंत्री भी चेंज हुआ है, तो नए स्पीकर यही बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अर्जुन बापुता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है, तो ये अर्जुन बापुता उन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये जीता है स्वर्ण पदक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, खबरों में हाल ही खबरों में रही बांठिया आयोग, तो बांठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नेस्कॉम द्वारा स्थापित डीजी वाणी कॉल सेंटर को कौन सी टेक कंपनी फंड करती है, तो कौन सी टेक कंपनी फंड करती है, तो गूगल करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कंपनी, गूगल करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा, तो भारत चौथे स्थान पर रहा। चौथे स्थान पर रहा भारत। पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे इटली और तीसरे पे अमेरिका, और चौथे पर भारत जो है चौथे स्थान पर रहा। प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय ज्वार बाजरा मिलेट्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, हाल ही खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हैं, तो वी प्रणव इसका संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चेन्नई के एक शतरंज खिलाड़ी हैं वी प्रणव, जो रोमानिया में हुए टूर्नामेंट जीत कर 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। यह 15 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी यह जो है 23 में इसकी मेजबानी किया है। किसने किया है,
तो ये भारत ने किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 14वें महान्यायवादी ये कौन बने हैं? तो मुकुल रोहतगी बने हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन बने हैं? मुकुल रोहतगी या के वेणुगोपाल का स्थान इन्होंने लिया है। किसका? के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। चलिए, केनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो केनिया के राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूटो। कौन बने हैं? विलियम रूटो, यह केनिया के राष्ट्रपति बने हैं। इसके प्रतिद्वंदी थे रेना ओंडिंगा। रेना ओंडिंगा कौन थे? रेना ओंडिंगा थे। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये नई दिल्ली में हुआ था और इसका उद्घाटन किया था अमित शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन कहाँ किया है? पंजाब में किया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंजाब के मुल्लारपुर में इसका उद्घाटन किया गया। 300 बिस्तरों वाला यह अस्पताल अनुसंधान केंद्र लगभग 648 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जो उत्तर भारत के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो देख लेते हैं ऑप्शन, ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? उत्तराखंड। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगतारा द्वारा स्थापित की जाएगी। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर आकार के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो ये लिंगानुपात सबसे कम रहा किसका? उत्तराखंड का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका? उत्तराखंड का, लगभग 844 रहा था, 844। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? तो ऑपरेशन मेघा चक्र यह जुड़ा है CBI से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे जुड़ा है? CBI से। CBI ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के मामले के संबंध में 19 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 56 स्थानों पर तलाशी की और यही इस ऑपरेशन का नाम था मेघा चक्र। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो आर्कटिक भेड़ियों का क्लोन कौन सा देश बनाया है? ये बनाया है चीन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बीजिंग स्थित सिनोजेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोन वाइल्ड आर्कटिक भेड़िया को पेश किया है। इसका नाम रखा गया है माया। क्या नाम रखा गया है? माया इसका नाम रखा गया है, जिसे बीजिंग की एक लैब में तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल 2022 बेन एस बर्नार्डके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबगिन को किसके लिए दिया गया है? तो ये किसके लिए दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन लोगों ने क्या काम किया? तो बैंकों और कर लीजिएगा वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो ये दोनों के सहयोग से वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इसका उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में
जल क्रीड़ा केंद्र जिसे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहा जाता है का उद्घाटन किया गया? किसके सहयोग से? ASAI और NTPC के सहयोग से। लिविंग प्लेटनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड फंड ने नवीनतम लिविंग प्लेटनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया है, जिसके अनुसार 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, रेप्टाइल, उभयचरों, मछलियों की वन्यजीव आबादी में लगभग कितना प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इन्होंने लगभग 69% की गिरावट देखी है। सबसे ज़्यादा गिरावट अमेरिकी और कैरिबियाई क्षेत्रों में देखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा किया है IIT गुवाहाटी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। IIT गुवाहाटी में परम कामरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का एक पहला सुपर कंप्यूटर होगा, जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति यह कौन बनी है? यह बनी है डीना बोर्लुआर्टे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, ऑर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत 87वें नंबर पर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड की बात करें तो यह जापान का है। किसका है? जापान का है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने जारी किया है? ये जारी किया है विश्व बैंक ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व बैंक द्वारा केरल राज्य सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश उच्च तापमान का अनुभव कर रहा है, जो पहले आता है और लंबे समय तक रहता है। भारत दुनिया के उस पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्मी की लहरों का अनुभव होता है, जो मानव जीवन रहने की सीमा को तोड़ देती है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजुरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किसने जारी किया? WHO ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। WHO ने यह जारी किया है। यह रिपोर्ट कहती है कि चोटों और हिंसा के कारण दुनिया भर में पर डे लगभग 12,000 मौतें होती है। 12,000 मौतें होती है। इनमें चोटों से संबंधित मौतों की रोकथाम के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जो दुनिया भर में 12 में से 1 मौत के लिए जिम्मेवार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ये अभ्यारण्य जो है यह महाराष्ट्र में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। बात करें, भारत में सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जिसे ESZ के निर्माण को अनिवार्य करने के अपने पहले के आदेश में छूट दिया गया। यह अभ्यारण्य मुंबई उपनगरों में स्थित है। अगला प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन इसका मेजबान देश था फिजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश? फिजी जो है इसका मेजबान देश है। अगला प्रश्न है, बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कब हुआ था? 23 वर्षों के बहुत अंतराल के बाद चुनाव हुआ था, तो वह चुनाव हुआ था 2001 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2001 में हुआ था, 23 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष थी नईमा खातून। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नईमा खातून। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो यह जिला है पश्चिमी चंपारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण जिला। निम्न में से किसने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण की जीवनी
ये लिखे हैं राम वृक्ष वेनपुरी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने लिखा है? राम वृक्ष वेनपुरी ने। अगला प्रश्न है मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड कहाँ स्थित है? तो ये सारे जो कुंड हैं यह राजगीर में स्थित है। इसके अलावा ब्रह्म कुंड भी जो है, सूरज कुंड, ब्रह्म कुंड, ये भी कहाँ है? राजगीर में है। चलिए अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में दक्षिण कोरिया के सहयोग से रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण हुआ है? तो रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण यह हुआ है गया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? गया में। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार में टेक्सटाइल पार्क स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो गया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गया जिले के मानपुर के सादीपुर बालू घाट के समीप महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क के लिए चिन्हित किया गया है 23 एकड़ जमीन को। इस पार्क के बनने के बाद फल्गु नदी को प्रदूषण मुक्त रखने व लोगों को रोजगार के लिए सुनहरा अवसर मिल सकेगा। और अंतिम प्रश्न है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल बनाने की घोषणा की है? तो बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल बनेगा? भागलपुर जिले में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिसंबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री थे अश्विनी वैभव। उन्होंने बताया कि बिहार के भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अकबर नगर में बनने वाले कार्गो टर्मिनल को मालदा मंडल रेल प्रबंधक विकास चौबे के नेतृत्व में बनाया जाएगा, जिसे 2024 तक पूरा होने की। दोस्तों ये था क्राउन की तरफ से बिहार दरोगा के लिए बेहतरीन सेट, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।